हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। अब आप नॉलेज फूड चैनल की मदद से 10वीं की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी फ्री में। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल ही निःशुल्क है। और आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आप पीडीएफ को पाने के लिए हम टेलीग्राम पर नॉलेज फूड चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है कि अभी कोरोना के वजह से सभी सरकारी विद्यालय और प्राइवेट संस्थान बंद पड़े हैं, जिसके कारण आपका जो सिलेबस है वह अभी पूरा का पूरा रखा हुआ है और जून महीने अब समाप्त होने वाले हैं। अब आपके पास 6 महीने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बारीकी से सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को समझें, तो आप हमारे चैनल नॉलेज फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके भाई बहन, उन तक यह बात ज़रूर पहुंचाइएगा कि YouTube पे अब एक ऐसा भी चैनल है जो 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा है, वह भी फ्री में। एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने सोचा है कि बच्चों की पढ़ाई बंद पड़ी है, उन तक हम शिक्षा लेकर जाएंगे, वह भी फ्री में। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मुहिम को सफल ज़रूर बनाएंगे, वीडियो के लिंक को शेयर करके और लोगों तक इस चैनल के बारे में जानकारी देकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। किस क्लास का? तो क्लास 10th का। और हम लोगों ने इसके 3 या 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र? यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाएगा, कई बार लघु उत्तरीय में 1 या 2 नंबर का पूछा गया है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र, वो कहलाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या आप समझे? मुझे लग रहा है आप नहीं समझे, आप डायग्राम से समझिए। आपको पता है कि हमारा भारत जो है, भारत हमारा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। 3 तरफ से भारत हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए ऊपर छोड़ दिया जाए। तो हमारा देखिए, ऊपर तो हम स्थल शेयर करते हैं, तो ऊपर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा जो इधर पूरब में इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और जो हमारा नीचे है इधर है हिंद महासागर, और जो हमारा पश्चिम में है इधर है अरब सागर। क्या आपको ये पता है? आपसे कोई पूछे कि भारत के पूरब में कौन सी समुद्र है, तो आप क्या बोलोगे? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में है अरब सागर, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, और हमारा उत्तर जो भारत है वो हमारा लैंड शेयर करता है। तो ये क्या कह रहा है? किसी भी देश की तट रेखा से, तट रेखा का मतलब जो समुद्र से लगा हुआ जो स्थल है ना, इसको कहते हैं हम लोग तट रेखा। तो किसी भी देश की तट रेखा से, यहाँ पे जो मान लीजिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये सब जो है ना, गोवा, तो किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, यानी समुद्र में जो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र होगा वो कहलाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी ये सभी देशों का, जिसने भी यूएनओ को ट्रीटी को साइन किया है, वो सभी देश इस ट्रीटी को मानते हैं। मतलब इस वाले हिस्से में, ये जो भारत से सटा हुआ 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, इसमें अगर किसी भी देश को एंट्री लेना है तो उन्हें भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर भारत का ही कोई ट्रांसपोर्ट का शिप किसी भी देश की अपवर्जक क्षेत्र से गुजरेगा, तो पहले उस शिप को उस देश के नेवी से या उस देश की सरकार से
परमिशन लेनी होगी कि हम आपके अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं। पूरे विश्व में लगभग सभी देश इस ट्रीटी को मानते हैं सिवाय अमेरिका के। अमेरिका का कहना है कि हम समुद्र जो है वह सभी का है और हम ऐसा किसी भी ट्रीटी को नहीं मानते हैं कि किसी का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होगा, हम उधर से गुजर सकते हैं। इधर पिछले महीने ही इन्होंने भारत के भी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का, इस ट्रीटी का उन्होंने उल्लंघन किया। भारत सरकार से बिना पूछे ही वह भारत के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आगे निकल गए। तो मुझे उम्मीद है आपको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है हमारा विकास के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन सब? तो आप बोलोगे संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और हमारा संचित कोष संसाधन। यानी विकास के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार? तो आप बोलोगे 4 प्रकार। तो एक एक करके समझते हैं। संभावित संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है लेकिन जिसका हम उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसका भविष्य में उपयोग हम कर सकते हैं। वर्तमान समय में देखो, संभावित का मतलब है संभावना। मान लो भूगोलविद ने हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है वहाँ पर उन्होंने देखा कि अच्छा ये 5000 मीटर की जो पहाड़ है यहाँ पर खनिज हो सकता है। उन्होंने कुछ जांच पड़ताल किया, उन्हें लग गया कि यहाँ पे संसाधन हो सकता है, मतलब यहाँ पे खनिज हो सकता है। हम उसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे हाई लेवल का, तो हम वहाँ से खनिज को बाहर निकाल सकते हैं और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संसाधन होगा, हम ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे संभावित संसाधन। ठीक है, तो संभावित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है लेकिन जिसका हम वर्तमान समय में उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन संभावनाएं होती है कि हम भविष्य में उस संसाधन का उपयोग करेंगे। हमारा आगे है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो, हम ऐसे संसाधन को बोलेंगे कौन सा संसाधन? तो आप बोलोगे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या कर रहा है? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके वहाँ पे जो संसाधन है उनकी मात्रा के बारे में पता चल गया, उनके गुण के बारे में पता चल गया है, लेकिन हम उसका भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो संसाधन हम जो संभावित संसाधन में जो एक संभावना है प्रयोग करने की, उनसे हम पहले प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये विकसित संसाधन क्या होगा? जैसे मैंने बोला, मान लीजिए यहाँ पर ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। तो अब मान लीजिए ये 5000 या 5 किलोमीटर की ऊंचाई का पहाड़ है। अब यहाँ पे किसी भी देश ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाया, अच्छा उन्हें पता चल गया अच्छा खनिज है। उन्होंने फिर से और उनकी बारीकी से जांच की और उन्हें अब पता चल गया कि यहाँ पे कुछ भी, मान लीजिए 5000 टन उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर खनिज उपलब्ध है और उनको वहाँ का गुण भी पता चल गया। ये जो खनिज है ये अच्छे किस्म का खनिज है या मिडिल है या फिर थोड़ा निम्न कैटेगरी का है। अगर कहीं पर भी ये पता चल जाए सर्वेक्षण करके खनिज की मात्रा की और उसके गुण की, तो हम ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके मात्रा एवं गुण का पता लगाया जा चुका हो या निर्धारण हो चुका हो, हम ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। हमारा आगे है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं और ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र है, मान लो जैसे झारखंड का सिंहभूमि जिला, अब यहाँ पे मान लीजिए कोयला का बहुत बड़ा खदान है। अब यहाँ पे
कई सालों से कोयले का वहाँ पे निष्कासन किया जा रहा है, निकाले जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 50,000 टन या 5 लाख टन, 5 लाख टन मान लीजिए यहाँ पर कोयला है, तो यहाँ पे भंडार है। उस क्षेत्र के लोग या उस राज्य के लोग, उस देश के लोग उस भंडार संसाधन, वो जो भंडार है खनिज का या किसी भी चीज़ का, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो भंडार संसाधन वही तो कह रहे हैं, ऐसे संसाधन हमारे आसपास मौजूद होते हैं और ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कोयला के बारे में। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम कोयला को ही संसाधन कहते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, हमारा आगे है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन किसको कहते हैं? तो आप क्या बोलिएगा, ये जो संचित कोश संसाधन है या भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, यानी ये उसी का हिस्सा होता है, लेकिन तकनीक का प्रयोग कर हम उपयोग में इसको लाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं हुआ है। यानी कहीं पे भंडार है, जैसे मान लीजिए ये हम कह सकते हैं कि संचित कोश संसाधन एक तरीके से संभावी और विकसित संसाधन का मिश्रण है। मतलब यहाँ पे पता चल गया है कि हमको इस पहाड़ पर या किसी भी गंगा के किनारे कहीं पर भी जहाँ पे खनिज पाया जाता है, यानी संसाधन उपलब्ध है किसी भी प्रकार का, वहाँ पर पता है कि पूरा भंडार है, लेकिन हम उसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसी संभावना होती है कि हम, अगर हमारे पास, अब जैसे मान लीजिए 5000 मीटर ऊंचाई का पहाड़ है, यहाँ पे ड्रिल कर पाना, यानी छेद करके अंदर से संसाधन निकाल पाना, वो थोड़ा सा टफ है। तो वो टफ जो है वो आसान कब होगा? जब हमारे पास बहुत ही अच्छे किस्म की टेक्नोलॉजी होगी। तो टेक्नोलॉजी जब हो जाएगा, तकनीक हो जाएगा, तो हम तकनीक के मदद से 100% इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? देखिए, आपको ये रटना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ लिया विकास के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार। आपको ये परिभाषा जो मैंने लिखा, ये आपको समझने के लिए था। इनको रट्टा नहीं मारना है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हो, आपको समझना है। आपसे पूछे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो उनको डायग्राम के मदद से समझाना है। अब संभावी इसमें विकास का स्तर पूछेगा तो आप बोलिए संभावी संसाधन 4 प्रकार, संभावी, विकसित, संचित और इनसे पहले भंडार। तो आपको उनको बताना है डिटेल से, भंडार संसाधन क्या है, संचित कोश संसाधन क्या, विकसित संसाधन क्या, सबको डिटेल से समझाना। और अपनी भाषा में, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, आपकी अपनी भाषा जो होगी, जो आपको मैंने समझाया, जो आप समझे, इनको आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इनके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे, हमारा पहला अध्याय तब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितने भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, हर एक जगह आप लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वह भी बारीकी से सभी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो उन तक आपके शेयर करने से जानकारी पहुंचेगी। आप ज़रूर शेयर कीजिए, उनका भला हो जाएगा। अगर आप लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ऊपर वाला और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।